नमस्कार दोस्तों। एक बात कही जाती है कि सबका मालिक एक है, लेकिन जब हम भारत की राजनीतिक परिदृश्य की बात करेंगे तो एक शब्द आएगा, सबका दुश्मन एक है। जी हां, सभी का दुश्मन सिर्फ एक है और उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। उसकी पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। सभी के हमले राहुल गांधी पर होंगे और सभी के हमले कांग्रेस पार्टी पे होंगे। क्यों उन पर हमले होंगे और क्यों यह होता है, इसी पर आपसे बात करूं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले, आपको होगा 3 दिन पहले, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर, जो कांग्रेस पार्टी को 50 साल बाद अपना निजी घर मिला है, क्योंकि उसके पहले उसका घर इलाहाबाद में यानी आज के प्रयागराज में होता था, जिसे स्वराज भवन कहते हैं। 1920 में स्वराज भवन पंडित मोतीलाल नेहरू ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को दान दिया था। विशाल भवन है, 20 बड़े बड़े कमरे हैं और बहुत खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। उन्होंने मुफ्त में दी थी, क्योंकि देश के लिए लड़ाई लड़नी। यह वही स्वराज भवन था जहां श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, जिस घर में। और पंडित मोतीलाल नेहरू ने वह तो दे दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद में एक दूसरा घर खरीदा और बनाया, उसका नाम है आनंद भवन। वो भी आज हमारे अस्तित्व में है, लेकिन वह भी उस परिवार ने इस देश को डोनेट कर दिया। और जिस दिल्ली में यह घर और सारी चीजें, कांग्रेस पार्टी का घर और सब कुछ है, और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों के घर हैं, वह पूरी संपत्ति पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता पंडित गंगाधर नेहरू की हुआ करती थी, जो उस समय दिल्ली के शहर कोतवाल थे, और उनको दी गई वह जागीर थी जो नहर के किनारे थी, जिसके कारण उस परिवार को कहा गया नेहरू। क्योंकि जब वो आए थे तब कौल थे, कश्मीर से आए थे, कश्मीरी पंडितों से, उन्हीं कश्मीरी पंडितों के जिनके दर्द को बयां करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वोट वसूलते हैं, जिनके नाम पे कश्मीर फाइल्स बना करके और नोट वसूले जाते हैं भाजपा द्वारा, और बदनाम कांग्रेस को किया जाता है। जबकि 18 और 19 जनवरी 1990 को जब वहां कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकाले गए या उन्हें निकालने की साजिश रची गई, उस समय जनता दल की सरकार थी, और जो भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों का उसे समर्थन था, जिनके बूते वो खड़ी थी। और कश्मीर में उस समय गवर्नर जो था जगमोहन, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। बाद में वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहा। इससे आप पूरी पिक्चर को समझ सकते हैं। जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने गुनाह किया, वही अब दोषी बताते हैं कांग्रेस को। तो अनुपम खेर उसी को लेकर के बार बार रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन न उनके पास नंबर सही होता है, न घटनाओं का सही ब्यौरा है, और न कुछ है। सिर्फ नोट कमाने और सिंपैथी लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि इस समय दिल्ली में चुनाव हो रहा है, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो कश्मीरी पंडित जो विस्थापित आए थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने सरकार आने पर खाने के लिए, बाकी और मदद के लिए आर्थिक मदद और सब कुछ दिया, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उस सरकार ने कश्मीर में 5000 घर बनवाए और कश्मीरी पंडितों को वो दिए। यही नहीं,
कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सरकारी 5,000 नौकरियां दी जिससे कि वो लोग वहां बस सके। अब आप सोच सकते हैं कि इतना कुछ कांग्रेस ने किया, लेकिन जिन्होंने गुनाह किया वही कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, जबकि जिन्होंने उन्हें निकाला, जिन्होंने उन पर अत्याचार जिनके राज में हुआ, वो सब अपने आप को कहीं और पाते हैं। जब हम यह बात करते हैं तो एक और घटना सुन लीजिए। अब वह भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन, वह आरएसएस जो संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन, वही अब संविधान को लेकर के अभियान चला रही। और उसी अभियान का आगाज करते हुए जेपी नड्डा कहते हैं राहुल गांधी को नहीं पता कि उनके पिता राजीव गांधी, उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी दादी इंदिरा गांधी ने संविधान बदल दिया। हुजूर, आप लगता है पढ़े नहीं और आपको जानकारी नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि उनके यहां जो खुद को शिक्षित कहते हैं, असल में वही सबसे अशिक्षित है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का आपने देखा ही है, आज तक भारत के अंदर एक इकलौता राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी का, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहते हुए उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए, दलाली लेते हुए पकड़ा गया था, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया था। अब आप सोचिए, वो स्टिंग ऑपरेशन में आ गया था, सारा वीडियो फुटेज आ गए थे, तो मजबूरन में उसे हटाना पड़ा था। वह दिन किसी से छिपा नहीं है और सभी को पता है कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा क्या है। और फिर जब वो संविधान का अभियान चलाते हैं तो उन्हें खुद ये नहीं पता कि जिन्होंने ये सब कुछ किया वो कौन थे। तो इस संविधान को जलाया भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने, उनके पूर्वजों ने, और भारतीय संविधान को क्या कितने गंदे शब्दों से नवाजा था इनके गुरु गोवालकर ने, जो आरएसएस के प्रमुख थे। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में उन्हें गुरु गोवालकर कहते हैं, हम नहीं उन्हें कहते, वो कहते हैं। जैसे वीर सावरकर कहते हैं, ये वही वीर सावरकर हैं जो वीर नहीं थे, माफी वीर थे, लेकिन साहब ये कहते हैं। और इनके जो प्रथम आरएसएस प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार, वो जिस समय कांग्रेस में थे उस समय देश के लिए लड़े, जेल भी गए, लेकिन जेल में ही उनका पैक्ट हो गया, उन्हें अय्याशी की सुविधाएं दी गई। और नतीजतन जब वो बाहर निकले तो निकलते ही उन्होंने अभियान कांग्रेस के खिलाफ शुरू कर दिया। खेल समझ सकते हैं, जब यह खेल हो रहा हो, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हो गए और उसी के बाद वो अंग्रेजों की पोषित सिस्टम पर चलने लगे और उसके लिए काम करने लगे, और वो आज तक उसी तरह से चल रहा है। तो जो लोग संविधान को गाली दे रहे थे, उसकी प्रतियां जला रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक साथ पुतला जला रहे थे, इसी रामलीला, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे जला रहे थे। अब आप सोचिए, वह आज संविधान अभियान चला रहे हैं। क्यों चलाए? कौआ चला हंस की चाल, उस वाली स्टाइल में चल रहे हैं। अब कौआ इसलिए कह रहा हूं कि यही खाए जा रहे हैं संविधान, संविधान की व्यवस्थाएं। और उसके बाद कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया। कांग्रेस ने यह गुनाह कर दिया। तो सेकुलर शब्द जोड़ करके क्या इंदिरा गांधी ने कोई गुनाह किया? संविधान सभा की जो नोटिंग है उसको यदि पढ़िएगा तो उसमें शब्द है,
और चूंकि उसमें शब्द था, उसी को ऊपर ले आया गया प्रस्तावना। और वह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई थी, जो मूल प्रस्तावना थी। उसी में नीचे से के पेज से उठा करके ऊपर यह शब्द ले आया गया। तो क्या गलत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के में जब पहला भाषण दिया था कि क्या संविधान होगा, और उसकी प्रस्तावना का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि यह संविधान इस देश के उन सारे लोगों के लिए होगा, समानता के लिए होगा, और जाति धर्म से ऊपर उठकर होगा। दबे कुचले गरीब पिछड़े दलितों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान होंगे, संरक्षण होंगे, और यह संप्रदाय पर आधारित नहीं होगा बल्कि सेकुलर होगा। तो जो बात वहां कही गई थी वही बात इंदिरा जी ने संशोधित करके लिखी। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? यह संविधान बदल दिया। और जब जब उसमें चीजें जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलितों के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए प्रारंभ किया था, और जो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी उससे इन्हें तकलीफ है, क्योंकि मनुसंहिता इनकी प्रिय बुक है। और इसके बाद में जितने संशोधन हुए उसमें जोड़ा गया है, कुछ बदला नहीं गया है। यदि बदलने का काम किया है, विलोपित करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, और अन्याय के लिए किया है, न्याय के लिए नहीं किया है। तो कांग्रेस ने समाजवाद शब्द जोड़ा, यानी इंदिरा गांधी ने, और उन्होंने सेकुलर शब्द जोड़ा। और ये दोनों बेहद जरूरी थे कि सभी की समानता की भी बात आए और सभी के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात आए। क्या बुराई थी? यह देश सबका है, सबने मिलकर बनाया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक बेहतरीन काम किया था, लेकिन साहब कांग्रेस पे सब हमला बोले। भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है, और उसके बाद में जो तथाकथित खुद को विपक्षी दल कहते हैं वो भी कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, क्योंकि वो आरएसएस से जन्मे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कुछ और लोग। तो इसलिए आप इस पूरे खेल को समझ लिए। अब आप एक और चीज समझिए, राहुल गांधी के क्यों दुश्मन है? राहुल गांधी वह सच बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, जो स्वतंत्र संस्थाएं होती थी, उनको कब्जा कर लिया, इस देश की राज व्यवस्था को कब्जा कर लिया। और राहुल गांधी ने बताया कि कैसे देशद्रोह का काम किया है मोहन भागवत ने, यह बोलकर कि देश को आजादी 15 अगस्त को नहीं, असली आजादी उस दिन मिली जिस दिन अयोध्या में। तो साहब आजादी वो कैसे? तो इस तरह से करके देशद्रोह किया उन्होंने संविधान का मखौल उड़ाया, क्योंकि वो संविधान उसी आजादी से निकला था, और आजादी का मखौल उड़ाया, और इस देश के लिए शहीद होने वाले लाखों परिवारों का उपहास उड़ाया, और उपहास उड़ाया उन वीर लोगों का जिन्होंने सालों साल जेल काटी, तमाम तरह की यातनाएं सही, और तमाम कष्ट सहे, घर परिवार संपत्तियां सब बर्बाद करवा दी गई जिनकी, उनका अपमान किया। राहुल गांधी ने यही बात कही कि अब इन सब से लड़ना है। बीजेपी आरएसएस से ही अकेले लड़ाई नहीं है, इस राज व्यवस्था से भी है, यानी इंडियन स्टेट से भी है। और इंडियन स्टेट क्या है? ये उसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसी संविधान के अनुच्छेद 12 में जिक्र किया। लेकिन साहब भाजपा को कैसे पचेगा, आरएसएस को कैसे पचेगा? तो तुरंत भाजपा के लोगों को काम सौंप दिया गया कि तुरंत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर देशद्रोह की कराइए। तो सबसे पहले
बिहार में एक उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है, और बिहार में मुकदमा दर्ज हो जाता है, और उसके बाद फिर असम में गुवाहाटी में वहां बीजेपी के एक वकील है, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। देशद्रोह की धाराओं में दर्ज होता है कि राहुल गांधी ने तो ये देशद्रोह कर दिया, उन्होंने देश से लड़ने की बात कह दी। इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन दोनों में अंतर होता है, राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो इस तरह से खेल किया गया। तब राहुल गांधी डरते नहीं, उनके खिलाफ पहले ही 3 दर्जन एफआईआर मुकदमे और लगातार होते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न्याय व्यवस्था पे, जो राहुल गांधी ने कहा कि तमाम जो सिस्टम है उस पर कब्जा कर लिया है, इंडियन स्टेट जो शब्द कह रहे हैं, उसी के जरिए राहुल गांधी को गलत तरीके से सजा करवाई गई, उनका घर छीना गया, उनकी सदस्यता रद्द कराई गई। राहुल गांधी नहीं डरे, जवाब देते रहे, और आज तक दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं उस गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, और इस देश के उस गरीब वर्ग के लिए जो कहने को तो सवर्ण है लेकिन वास्तव में उसके पास कुछ नहीं। जब राहुल गांधी उसकी लड़ाई लड़ते हैं तो तकलीफ किसे होती है? उस 10% के लोगों को होती है जिन्होंने इस देश की सारी संपत्तियों पे, सारी व्यवस्थाओं पे, संस्थाओं पे, सत्ता पर कब्जा कर रखा है, यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए लोग, क्योंकि यही है जो सब पर काबिज है। और जब वो ये कह देते हैं तो साथ इस तरह से उन पर हमला होने लगता है, कोई नई बात नहीं। बहरहाल राहुल गांधी अपनी लिस्ट में 2 मुकदमे और रख लेंगे, 2-4 अभी और हो जाएंगे, वो भी रख लेंगे, करते रहिए, सेंचुरी बना दीजिए। क्या राहुल गांधी डर रहे हैं? नहीं डर रहे। राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू कर दिया है। तो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट यानी वह सफेद टी शर्ट पहन करके जो बेदाग है और जो देश के लोगों की लड़ाई लड़ेगी, देश के लोगों की बात करेगी, क्योंकि टी शर्ट इतनी वो है कि कोई भी लेकर के पहन सकता है। वह बेदाग लड़ाई अब लड़नी है, और उस लड़ाई को राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। जब राहुल गांधी ये शुरू करते हैं तो एक और आता है कि दूसरी तरफ ड्रामे होने लगते हैं। तो राहुल गांधी पे हमला करने के लिए इंडिया अलायंस के भी दल जो रहे हैं, वो भी तमाम तरीके से तमाम साजिशें रचते हैं। मैं किसी दल का नाम लूं उसकी बजाय दिल्ली से ही शुरू कर देता हूं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, अरविंद केजरीवाल वहां पर ज्ञान देते हैं, कहते हैं केंद्र सरकार यदि हमें जगह दे तो हम सफाई कर्मियों के लिए घर बनाएंगे। 11 साल बाद अब वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं और यह कह रहे हैं, 11 साल बाद वो लिख रहे हैं कि जाटों को हम आरक्षण देना चाहते हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं। तो अब तक क्या सो रहे थे? 11 साल लग गए आपको इस बात के लिए चिट्ठी लिखने के लिए, क्योंकि आपने न किसी के लिए घर बनाया है, न कोई नया सरकारी स्कूल खोला, न कोई नया सरकारी अस्पताल खोला, न कोई यूनिवर्सिटी खोली, और कुछ दिल्ली को नहीं दिया। जो शीला दीक्षित बना गई थी उसी एक्सटेंशन प्रोग्राम के इधर उधर आप घूम रहे, और उसके बाद खुद को बताते हैं। राहुल गांधी रात को निकल जाते हैं तो देखते हैं उनके लिए शेल्टर होम तक नहीं आप बना सकते हैं। लोग कैसे फुटपाथ पे इतनी सर्दी में पड़े हुए हैं अपने मरीजों को लेके। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, उनके लिए जाती है, कंबल बांटती है, लोगों को व्यवस्थाएं देती है, कुछ और मदद करती है, और इस तरीके से राहुल गांधी के बाद में यह काम शुरू हो जाता है। कांग्रेस उसका प्रचार नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी में ही यह दम था कि राहुल गांधी जब पटना जाते हैं तो बीपीएससी के उन पीड़ित छात्रों से मिलते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं हर वर्ग के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। बस यही वजह है कि उन पर हमला होता है।
कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पीछे हर जगह मदद करने, दूसरे तरीके से काम करने के लिए लग जाती है। यही तो तकलीफ है। इसीलिए कांग्रेस पर हमला होता है, इसीलिए राहुल गांधी पर हमला होता है, और राहुल गांधी सबके दुश्मन है, यानी सबका दुश्मन एक है, उसका नाम है राहुल गांधी। क्यों है मैं बता चुका हूं, बाकी आपको भी पता है। तो फैसला करिए कि आपको उस दुश्मन के साथ खड़ा होना है या उनके साथ खड़ा होना है जो सचमुच आपके लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, खप रहा है, जिनके परिवार ने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया, लिया कुछ नहीं, कुछ नहीं, 1 इंच की जमीन नहीं। नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे कोई नहीं है, लेकिन जमीन लेते हैं। गांधीनगर में मुख्यमंत्री रहते हुए 2 प्लाट कब्जा लिए, सरकारी प्लाट, और दिल्ली आके भी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या लिया, सोनिया गांधी ने क्या लिया, उनके परिवार ने किसी से क्या लिया? कुछ नहीं। यह सबूत चेक।